कोण कायदा कुटुंब का जात पात का होए, सबसो मोटो कायदो दूर रहा ना कोई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी और आप देख रहे हैं साधना न्यूज का बेहद खास कार्यक्रम खास मुलाकात। दरअसल कुलेश जी की जो ये पंक्तियां हमने आपको बोली है वो कहने मात्र नहीं है, क्योंकि आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है उनके जीवन पर ये पंक्तियां सटीक बैठती है। देखिए, जीवन में हर व्यक्ति के साथ में कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो उसके जीवन में उस पर प्रभाव डालती है, परंतु ये पंक्तियां आज हमने आपको एक ऐसी शख्सियत पर जोड़ी है जो आज हम हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में उनको लेकर आए हैं। स्वागत है सर आपका हमारे बेहद खास मुलाकात कार्यक्रम में। जी नमस्कार। और हमारे साथ मौजूद है विधायक गोपाल शर्मा जी। सर, आगे तो सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं दर्शकों कि आप एक पत्रकार हैं और जाहिर सी बात है आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, सब व्यक्ति जानते हैं। एक पत्रकार से लेकर विधायक तक की जर्नी और फिर शुरुआत में पत्रकार कैसे बने, वो दौर कैसा था, उस समय की जीवनी आज हमारे दर्शकों को आप साधना न्यूज पर बताएं। पत्रकारिता से राजनीति में आने का उद्देश्य एकमात्र है कि जो काम पत्रकारिता के जरिए नहीं हो सकता है, क्या उसे राजनीति को माध्यम बनाकर किया जा सकता है। जी। इसी सोच का आधार है राजनीति में आना। जी। परिणाम क्या निकलता है वो देख रहे हैं। जी। पत्रकारिता में आने का भी जो उद्देश्य था वो यही था कि कोई ऐसा काम करना है जो समाज केंद्रित हो, जिसमें हम ईमानदारी और परिश्रम से अपने जीवन को सफल कर सकें। वही उद्देश्य उस समय पत्रकारिता में आने का था और वही उद्देश्य पत्रकारिता से राजनीति में आने का है। संघर्ष तो सर सबके जीवन में होता है, आपके जीवन में ऐसे क्या संघर्ष रहे? जिस समय संघर्ष के दौर से गुजर रहे होते हैं उस समय संघर्ष महसूस नहीं होता, क्योंकि हम उस काम में डूबे हुए होते हैं। बाद में याद करने पर जरूर ऐसा लगता है कि संघर्ष का दौर भी गुजारा है, लेकिन उस दौर को क्या याद करें। ऐसी भी स्थितियां आई है जब आदमी सदमे में चला जाए, ऐसी भी स्थितियां आई है कि दिन भर सोचते रहे कि कैसे काम चलेगा, किस तरह से चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ ही जो अपने बस में होना चाहिए उसको करते रहने की भी कोशिश की गई है। इसलिए अफसोस इस बात का नहीं रहा कि हमको संघर्ष करना पड़ रहा है, बल्कि इस बात की सुखद अनुभूति रही कि संघर्ष का मुकाबला करने के लिए जितनी शक्ति की जीवटता से जरूरत है उसको हमेशा निभाने की कोशिश की गई। क्या सोचा था कभी कि आप पत्रकार बनेंगे, फिर पत्रकार के बाद में विधायक बन जाएंगे? देखिए, व्यक्ति खुद की सोच से कभी कुछ नहीं बन सकता, लेकिन प्रारंभ से मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो ऐसी जगह पर हुई है जिसकी स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी, जहां से मदन मोहन मालवीय जी जुड़े हुए थे, जहां से चंद्रशेखर आजाद जुड़े हुए थे, जहां से लाल बहादुर शास्त्री जुड़े हुए थे। इसलिए मेरी कल्पना में प्रारंभ से इस तरह के महापुरुष रहे हैं और इसके बाद भी ऐसी स्थितियां हुई कि जो पढ़ाई आगे बढ़ी या मैं संघ के संपर्क में आया तो मेरी कल्पना का जो एक स्वप्न लोक कह सकते हैं या आदर्श स्थिति कह सकते हैं या आदर्श की संभावना कह सकते हैं कि मैं ऐसे विचारों से जुड़ता चला गया जिसमें देश के लिए कुछ करना महत्वपूर्ण होता गया। साथ ही सर, आप स्वतंत्रता संग्राम को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, बावजूद उसके आज का युवा गलत दिशा में जा रहा है। क्या लगता है आपको, उसका क्या कारण है? देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के प्रति रुचि, इसका भी कारण प्रारंभिक उम्र के अंदर अध्ययन ही है। एक मौका ऐसा आया जब मैं 9th में कुछ महीने तक खाली था तो मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी और मैं धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे उनकी यादों से जुड़ता चला गया।
वो अब तक मन के ऊपर हैं। जी। देश भर के क्रांतिकारी परिवार जुड़े हुए हैं, कार्यक्रमों के जरिए, समारोहों के जरिए मुलाकात होती है, एक दूसरे की बात साझा करते हैं। और यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि विभिन्न अवसरों के ऊपर वो खुद ही आशीर्वाद देते हैं। जैसे भगत सिंह जी के परिवार में पूरे परिवार वाले, सारे भाई वगैरह ये सब जुड़े हुए थे। अब भी सबका जुड़ना तो नहीं हो पाता है, लेकिन एक स्थिति थी जबकि क्रांतिकारी परिवारों की तरफ से ज्ञापन देना था जी। प्रकाश सिंह जी बादल को या तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को। जी। तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के परिवारों ने तय किया कि वो ज्ञापन मैं ही दूं। तो यह प्रभु की कृपा है, संजोग है कि ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिनको भारत कभी भूल नहीं सकता, वो लोग अपने में शामिल ही मानते हैं। जी। देश की राजनीति में एक बड़ा नाम रहा है भैरव सिंह शेखावत जी का। उनके संपर्क में आप कैसे आए और क्या बदलाव हुआ उनके संपर्क में आने के बाद? उनके संपर्क में आने का कारण ये था कि मैं वाराणसी में पढ़ता था और उसके पहले भी एक बार मैं उनसे मिल चुका था राजस्थान में, जब मैं जालोर में था। तो मुझे ये लगता था, और मुझे क्या लगता था, पूरे राजस्थान को लगता था कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे या न रहे, इनकी हैसियत हमेशा मुख्यमंत्री की रहती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो लोग उस गहराई को समझते हैं वही जान सकते हैं। मैंने उन साथियों के सामने विचार रखा कि मदन मोहन मालवीय जी की व्याख्यान माला में भैरव सिंह जी को बुलाया जाना चाहिए। जी। तब तक वहां पर कोई क्षेत्रीय नेता नहीं आया हुआ था वाराणसी में। यहां तक कि श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री रहते हुए भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आने में काफी शक्ति लगानी पड़ती थी पुलिस की, क्योंकि वहां के छात्र बहुत जागरूक हैं। कैंपस यूनिवर्सिटी में 20,000 छात्र उस समय रहते थे, तो पूरा का पूरा कस्बा है। 2,000 कर्मचारी हैं जो किसी सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। तो हम उस विश्वविद्यालय की कल्पना कर सकते हैं जहां का अपना एयरपोर्ट है। तो जब यह विचार रखा, लोगों ने स्वीकार किया तो किसी कारण से मतलब मैं संभव हो गया कि भैरव सिंह जी वहां जाते तो उनसे संपर्क बना। तो एक स्थिति ये आई कि मेरे को पढ़ाई छोड़ करके या तो राजनीति में जाना था या कोई काम करना था। तो मुझे लगा कि राजनीति के अंदर रहने के लिए जो ईमानदारी की जरूरत है वो बिना आत्मनिर्भर हुए बिना कैसे आएगी। तो मैंने सोचा कोई काम करूंगा। उसी सोच के अंदर से भैरव सिंह जी शेखावत से ज्यादा निकटता बढ़ी। मैं जयपुर आया, उनके घर रहने लगा, उनके यहीं खाना खाता था। फिर अचानक एक बातचीत के अंदर से ये निकला कि कुलिश जी, जो राजस्थान पत्रिका के संस्थापक रहे, कर्पूर चंद जी कुलिश, और भैरव सिंह जी की बातचीत से आया कि मेरे को पत्रकार बन जाना चाहिए। उन्होंने विचार रखा जी। मैं अगले दिन से पत्रकार बन गया। पत्रकार बनते समय जो मेरी प्रतिबद्धताएं पत्रकारिता के प्रति होनी चाहिए थी, उस पर मैं पूरा कायम रहा। कोई भी किसी भी तरह का संकट आए, मैं झुका नहीं, बिका नहीं और प्रभावित नहीं हुआ। आप एक पत्रकार भी हैं। पत्रकार अपनी बात को निष्पक्ष तरीके से रख सकता है, जनता के हित के लिए सोच सकता है और उनके सवाल जो होते हैं वो उठा करके बता सकता है। ऐसे में पत्रकार के साथ साथ अब आप एक विधायक भी बन चुके हैं। आपकी विधानसभा की मैं बात करूं तो ऐसे कौन से मुद्दे होंगे, प्रमुख मुद्दे होंगे जिनको आप विधानसभा में उठाएंगे और जनता के हित के लिए कार्य करेंगे? अभी तक विधानसभा के मुद्दे, विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे विधानसभा में उठाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि बहुत सीमित समय के लिए विधानसभा थी। लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर प्रमुखता से बोलने का मौका मिला, और यह मेरी निष्पक्षता और आदर्शों के प्रति समर्पण ही है कि मैंने माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और मेरे अभिभावक समान रहे श्रीमान भैरव सिंह जी के साथ साथ श्री मोहनलाल सुखाड़िया, श्री परशुराम मदेरणा, पंडित नवल किशोर शर्मा, पंडित नरोत्तम लाल जोशी जो कि राजस्थान के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, इनको मैंने अपने भाषण में श्रद्धांजलि दी। शायद यह पहली घटना होगी। तो यह पत्रकारिता का जो मन था वह मदेरणा जी की ईमानदारी,
नवल किशोर जी की निष्ठा तक पहुंच पाया। जी सर, आप देखिए ना कि देश और प्रदेश में एक बड़ा जो मुद्दा है, जो बड़ी बात है, वो है भ्रष्टाचार की। ये बात हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आप एक पत्रकार रहे, पत्रकार से आप विधायक बन गए, आप कर सकते हैं, आपके पास पावर है, हम समझ भी सकते हैं इस बात को। लेकिन सर, भ्रष्टाचार आज चरम पर है। कई मंत्री, कई विधायक और कई अधिकारी, करोड़ों रुपए उनके घर से मिलते हैं। क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि राजनीति में जब लोग आ जाते हैं तो क्या यही एक लास्ट ऑप्शन बचता है? क्या राजनीति को गंदी राजनीति ही कही जाती है? मैं इस विषय से लड़ रहा हूँ, जी, मानसिक तौर पर भी लड़ रहा हूँ और बदलाव के लिए भी लड़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। और एक शेर है, जी, हमें राहे तलब में खाक हो जाने से मतलब है, कदम पहुंचे न पहुंचे मंजिले मकसूद पर अपना, मुसाफिर हूं अदम की राह में फिक्रे कयामत क्या, जी, वही मंजिल है जहां जा खत्म हो जाए सफर अपना। वाह, तो इस चीज में लगा हुआ हूं, रास्ते खोज रहा हूं कि कैसे, किस तरह से, क्या चेंजेज में सहायक बने। और नहीं तो मनुष्य का जीवन तो लगता ही है किसी न किसी चीज में, इसमें लगाएंगे, कलंक नहीं लगने देंगे अपने ऊपर। कई लोग बहुत अच्छे होते हैं, कई राजनेता जो होते हैं वो अच्छे होते हैं और अच्छे काम के लिए जाने जाते हैं। कुछ एक की वजह से कहीं ना कहीं सभी को बदनाम होना पड़ता है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में भारत दुनिया भर को जो है प्रतिष्ठा दिला रहे हैं, पर राजस्थान का खोया हुआ गौरव कब वापस आएगा? राजस्थान का खोया हुआ गौरव क्या है, एक तो इसको हमको और मुझे भी बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। राजस्थान का अभी तक का जो गौरव है वह है राजस्थान के स्वाभिमान के लिए लड़ते रहने का है। जी, इसके अलावा आजाद भारत में जो राजस्थान का गौरव है वह ये है कि यहां पर भैरव सिंह शेखावत जैसे नेता पैदा हुए जी, जिन्होंने राजस्थान को स्वर दिए। जी, और एक समय ऐसा आया जब वो राजस्थान के पर्यायवाची बन गए। बिल्कुल, राजस्थान के गौरव का अर्थ इस समय ये होना चाहिए कि जैसे विकसित भारत की मोदी जी ने कल्पना की है बिल्कुल, और उसको साकार करने में लगे हुए हैं, उसी तरह से यह गौरवशाली शौर्यवान प्रदेश कैसे आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो, अपने विचारों को लागू करने में की शक्ति रखता हो, ये सब विषय इस समय के हैं जिसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था का विकास, यहाँ के लोगों की क्षमता का, आर्थिक क्षमता का बढ़ना, जी, प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना, जी, प्रति व्यक्ति कर्ज का कम होना, ये सारे विषय जुड़े हुए हैं। और इसके दो रास्ते हैं, एक रास्ता है जो ऋण पर आधारित है, एक रास्ता है जो स्वत्व पर आधारित है। जी, लेकिन निश्चित रूप से राजस्थान को जो अब तक नहीं किया जा सका है, क्योंकि सुखाड़िया जी थे लंबे समय तक, उस समय राजस्थान के सामने कानून वगैरह बनाने की इसकी ज्यादा समस्या थी। जी, भैरव सिंह जी जब आए शासन के अंदर रहे लंबे समय तक, तो उस समय समस्या थी कि किसानों को, गरीबों को इनको हक कैसे मिले। बिल्कुल, तो उन्होंने अंत्योदय, 30 जिले 30 काम, काम के बदले अनाज, ऐसी योजनाएं शुरू की। उनके ही शासन के अंदर अत्यंत पिछड़ा हुआ निचले स्तर के ऊपर का राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से, और उसको 10 वर्ष के अंदर सबसे अधिक शिक्षा का प्रसार करने वाले प्रदेश के रूप में सम्मानित किया गया। बिल्कुल, इसके बाद के जो 25 साल हैं, जो श्रीमान अशोक गहलोत और श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नाम दर्ज हैं, जी, वो मुख्यतः राजनीतिक राजस्थान के इर्द गिर्द चीजें घूमती रही है। जी, एक के पास अवसर प्राप्त करने की समस्या थी, जी, एक के पास विजन था, लेकिन विजन को पूरा करने के लिए जिस तरह के साथ की जरूरत थी
वो साथ नहीं मिला। तो ऐसे राजस्थान अब तक परेशानियों से जूझता रहा है, लेकिन फिर भी राजस्थान के पास इतने संसाधन हैं। और सबसे बड़ी ये है कि राजस्थान की जो मानव शक्ति है वो बहुत प्रभावशाली है। जो प्रदेश मुगलों से टक्कर ले सकता है, आजादी के अंदर जो प्रदेश सीमा पर लड़ने वाले जवानों की श्रृंखला खड़ी कर सकता है, यहाँ के हवलदार रहे हुए पीरू सिंह परमवीर चक्र विजेता हो सकते हैं, सेनाध्यक्ष निकले हैं अपने राजस्थान से। तो राजस्थान में कोई कमी नहीं है। लेकिन किसी भी चीज के लिए, जैसे अगर सोने का एक टुकड़ा चाहे आधा किलो पड़ा हुआ है, तो केवल हम यह देख सकते हैं कि ऐसी धातु है जो चमक रही है, सोने जैसी है। लेकिन अगर उसके आभूषण बना दिए जाएं बहुत सलीके के साथ में, तो वो शोभा और बढ़ जाती है। तो इस समय जरूरत इस बात की है कि आवश्यक दोहन करते हुए, बिना धरती का शोषण किए बिना, यहाँ की जो संपदा है धरती में दबी हुई, उसका उपयोग करते हुए, यहाँ के लोगों को आगे रखते हुए, यहाँ के लोगों का प्रभुत्व रखते हुए ऐसी योजनाएं बनाई जाए जिससे राजस्थान का व्यक्ति ऊपर उठे। ये नहीं, इससे संभव नहीं है कि हम केवल टैक्स ले रहे हैं, बाहर के लोग किसी योजना में काम कर रहे हैं हजारों लोग, और हमारे यहाँ के आदमी बेरोजगार पड़े हैं। अगर हम ये सोचें कि राजस्थान के बाद अकूत संपदा हो लेकिन यहाँ के लोग बेरोजगार हों, उनके पास कोई साधन नहीं हो, तो अकूत संपदा क्या काम आएगी। तो इस समय जो मानव शक्ति है राजस्थान की, उसको शक्ति संपन्न, सक्षम बनाने की जरूरत है। और निश्चित रूप से आदरणीय भजन लाल जी की सरकार उसी दिशा में सोच रही है। बिल्कुल सर। हिंदुत्व की राजनीति को कैसे देखते हैं आप? हिंदुत्व कोई राजनीति नहीं है। हिंदुत्व इस देश की संस्कृति का एक नाम है। हिंदुत्व वो है जिसकी जीवन पद्धति को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। हिंदुत्व वो है जो किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे मैं ये कहूं कि भगवान शंकर की पूजा करना हिंदुत्व है, कह सकते हैं, लेकिन जो आर्य समाजी मूर्ति पूजा को मानते नहीं है वो भी हिंदू हैं, तो वो भी हिंदुत्व है। तो संप्रदाय के लिए जो चीज जरूरी है कि एक उनकी पुस्तक का होना, एक उनकी आस्था के तरीके का होना, वो हिंदुत्व के साथ लागू नहीं होता। बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग ये कहेंगे कि हमारे लिए गीता सब कुछ है जी। बहुत से लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे, नहीं हमारे लिए तो वेद सब कुछ है। कोई ऐसा भी हो सकता है आस्थावान व्यक्ति, वो कहेगा मेरे हनुमान चालीसा में ही वेद है, हमारे हनुमान चालीसा में ही रामचरितमानस है, उसको भी हम सही कहेंगे। तो यह आस्था का देश है जी। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति की आस्था का महत्व है, और हिंदुत्व है वह इस देश को शक्तिशाली बनाता है। जैसे युद्ध के अंदर जब सेना आमने सामने होती है जी। तो वहां केवल फायर का आदेश नहीं दिया जाता, वहां ये भी कहते हैं बजरंगबली की जय, यानी कूद पड़ो। तो यह जो बजरंगबली की जय बोलना है, क्या ये सांप्रदायिक है? वहां पर अगर बोले जय यीशु तो भाव ही नहीं आएंगे, वो कहेंगे हमारे तो करुणा के हैं भगवान, हम क्यों मतलब उनको इसमें उलझाएं। तो हमारे यहाँ तो ये कह सकते हैं हर हर महादेव, तो लोगों में ताकत आ जाती है तुरंत। तो यह देश एक अद्भुत देश है। यहाँ के जो अवतार हैं वो अवतार के कारण ही सारी दुनिया के अंदर मानवता बची हुई है। तो इसलिए हिंदुत्व तो शक्ति देने वाला है, इसको राजनीति को भी शक्ति देने वाला है। जैसे हम लोग भारतीय संस्कृति के अंदर, हिंदू संस्कृति में धर्म के लक्षण पढ़ते हैं 10, अगर वो 10 धर्म के लक्षण हो तो किसी भी देश के लिए अच्छी बात है। विवाह के 47 मंत्र वेदों के अनुसार सूर्या सावित्री नामक महिला ऋषि ने रचना की। उससे बड़ा शादी का, उससे अच्छा शादी का और उससे विराट भाव लिए हुए शादी का कोई एग्रीमेंट ही नहीं है दुनिया में। और ये कब बना? विवाह के मंत्र हजारों साल पहले। किसने बनाया? महिला ऋषि ने बनाया। तो भारत की अद्भुत शक्ति है, और वह अद्भुत शक्ति अगर यहाँ के नागरिक आपस में मिलजुल करके रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, तो उस शक्ति का ज्यादा सदुपयोग हो सकता है।
बिल्कुल सर। हाँ, जैसे शेख अब्दुल्ला ने अपनी जीवनी लिखी, जी। उस जीवनी के अंदर उन्होंने अपनी 2-3 पीढ़ी पहले के राघो राम कोल का नाम लिखा कि हम इनसे हिंदू धर्म छोड़ करके और मुस्लिम धर्म में आए। जी। तो इसका मतलब है तो आप वहीं के। ये बात अगर हमेशा याद रखी जाए तो किसी तरह का विवाद ही खत्म हो जाएगा कि आपको जबरन किसी धर्म के अंदर बनाया गया, जैसे जबरन किसी आदमी को पाकिस्तान की सीमा के आसपास से अरेस्ट करके ले जा करके वहां लाहौर में बंद कर दिया जाए, लेकिन उस व्यक्ति की खुशी तो इसी में होगी कि वो भारत आए वापस लौट करके। तो चूंकि आजादी के बाद के वर्षों में लोगों को लड़ाए भिड़ाए रखा गया, बैंक वोट की राजनीति की गई, तो वो इस चीज को समझ नहीं पाए कि इसमें हमारा क्या नुकसान होने वाला है। और जो नुकसान है वो ये है कि राजस्थान के अंदर आज भी ड्रॉप आउट दर सबसे ज्यादा मुस्लिम लड़कियों की है। तो इसका मतलब हम उनका उत्थान कर रहे हैं कि हम उनका नुकसान कर रहे हैं? हम किस चीज पर लड़ रहे हैं, हिजाब हो या ना हो, बुर्का पहने के नहीं पहने, हम इस पर क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं कि हमारी बच्चियां जो है वो आईएएस के अंदर सेलेक्ट हों, वो आरपीएस बने, वो नासा के अंदर जाएं, वो देश की मानी हुई इंजीनियर बने, मिलिट्री के अंदर इनकी भर्ती हो? क्यों नहीं सोचते हैं ये सब? तो उन्होंने ऐसा उलझा करके रखा हुआ है जिसके कारण एक समाज जो हमारे ही खून का हिस्सा होने के कारण प्रतिभा में किसी तरह से कम नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटर हमने दिए हैं, उनको उलझाए रखना, उनका नुकसान करना है। आज जबकि दुनिया बात कर रही है शिक्षा के विस्तार की और हम कह रहे हैं कि हम तो मदरसे में पढ़ेंगे। अरे भाई, मदरसा का भी एक क्लास लगा लीजिए, कौन मना कर रहा है? आप उसके अंदर शिक्षा दीजिए, आप उस क्लास के अंदर उनको इस्लामिक शिक्षाएं दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी के जो घंटे हैं उसके अंदर तो आप अपने को शिक्षित करना, मानवतावादी बनाना, समानतावादी बनाना, आगे बढ़ाना, ये तो होना चाहिए। बिल्कुल सर, समानता के अधिकार की आपने बात की है और हर व्यक्ति ऐसा नहीं सोच पाता है। बहुत अच्छी सोच है, अगर इसी सोच पर हर व्यक्ति चले तो हो सकता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है भारत विकसित उन्होंने बनाने का जो सोचा है, जो सपना है, वो हो सकता है जल्दी पूरा हो जाए। सर, चूंकि मनुष्य जीवन है अपना, तो हर मनुष्य की, हर एक व्यक्ति की अपेक्षाएं होती है और वो अपेक्षाएं मुझे लगता है कभी खत्म भी नहीं होती हैं। अपेक्षाओं की हम बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं है कि आप आधार तक ही सीमित रहने वाले हैं। कभी भविष्य में भी कुछ सोचा होगा कि ठीक है, एक पत्रकार के बाद में आप विधायक बने, आपने जनता की आवाज उठाई, आपके जो सपने थे, आपने सोचा कि राजनीति में आने के बाद में भी मैं जो चाहता हूँ बदलाव वो कर सकता हूँ। क्या आगे के भविष्य में आपने क्या सोचा? ऐसा है कि अभी वो स्थिति नहीं है कि बदलाव चाहे वो कर सकता हूँ, क्योंकि ये सब चीजें बहुत सारी अधिकार और अधिकार प्राप्त होने पर उस समय की सोच से जुड़ी होती है। लेकिन ये निश्चित है कि एक ये उदाहरण है पूरे देश के अंदर कि एक जर्नलिस्ट जो सिर्फ अपना काम कर रहा है। मैं कभी राजनीतिक दल के मंच पर नहीं गया राजनीति में शामिल होने से पहले। एक बार का ऐसा अवसर था जबकि भाजपा की राष्ट्रीय अधिवेशन यहां पर हो रहा था और आदरणीय आडवाणी जी मेरी खबरों के कारण मुझे अधिवेशन में सम्मानित करना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, पत्रकारिता को अलग ही रहने देना चाहिए। इसके बावजूद इस चीज की संतुष्टि है कि एक पत्रकार एक ऐसे ताकतवर नेता को पराजित कर सकता है जो अपने को अपराजेय मानता हो, और अपराजेय ही नहीं मानता हो, ये मानता हो कि वह तो मुख्यमंत्री की कतार में है, और उसको इतने वोटों से पराजित करना जो उसने सपने में नहीं सोचा हो। आज तक जितने चुनाव लड़े हैं उसमें जितने अंतर से चुनाव जीते हैं उससे ज्यादा वोटों से एक चुनाव के अंदर ही हार। तो ये दरअसल पत्रकारिता के अंदर जो ईमानदारी है, पत्रकारिता के अंदर जो एक सच्चरित्रता है, पत्रकारिता के अंदर एक जो उदारता है, उसकी विजय है। एक जर्नलिस्ट को जनता अपना नेता स्वीकार कर ले, यह जर्नलिस्ट की विशेषता नहीं है, यह हमारे जो कार्य हैं, जो समर्पण भाव सिखाते हैं, उनकी विजय है।
तो ये एक मामूली घटना नहीं है, देश में इस तरह की घटना नहीं मिलेगी। पत्रकार राज्यसभा में चल जा सकते हैं, पत्रकार अगर अपना पुराना पारिवारिक विरासत रखते हैं और उसके कारण कहीं पर हैं, तो वो उसके अपने ब्रांड के नाम के ऊपर और भी चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन जो जर्नलिस्ट है, जिसका उसी तरह का व्यवहार है, उसी तरह का मिलना जुलना है, उसी तरह का कामकाज करना है, उसको अगर जनता स्वीकार करती है तो ये एक बड़ी बात है। इसलिए मैं बहुत जनता के प्रति मेरे आदर भाव हैं और उनको प्रति मैं समर्पित हूँ। बिल्कुल सर, चुनाव की यहाँ बात की तो चुनाव से रिलेटेड एक सवाल और करना चाहूंगी। दरअसल चुनाव के दौरान एक हास्यप्रद वाकया जो है ना वो सामने आया था। आपने आपके निकट जो प्रतिद्वंदी थे कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास, उस वक्त उन्होंने बोला था कि कौन गोपाल शर्मा, मैं नहीं जानता किसी गोपाल शर्मा को। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? क्या कहा जाए, मैं तो उनको बरसों से जानता हूँ। उनके घर में कोई विवाह ही नहीं हुआ जिसमें मैं सम्मिलित नहीं हुआ हूं। और नहीं जानना, वो गोपाल शर्मा को नहीं जानने की बात नहीं थी, वह गोपाल शर्मा के कार्य को नहीं जानने की बात थी। यानी मैं उस व्यक्ति के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता हूं। बिल्कुल। तो उन्होंने उस अस्तित्व को नकारने की कोशिश की जो पत्रकारिता जैसे सुचितापूर्ण पेशे से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। इसको जनता ने चुनौती के रूप में लिया। मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम उसको नहीं जानते, उसको नहीं जानने का मतलब यह है कि कहते हम रावण को नहीं जानते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रावण नाम को नहीं जानते, हम उसको नहीं जानते। कहते मंदिर में तो आ गए लेकिन भगवान को जानना मुश्किल है, भगवान को कर पाए क्या। तो उन्होंने एक मनुष्य के रूप में मेरे जानने को नहीं नकारा। कितने ही कार्यक्रम हुए होंगे जिसमें मैं मुख्य अतिथि रहा हूंगा, उन्होंने अध्यक्षता की होगी, कितने ही। तो उन्होंने मनुष्य के, मतदाता के, लोकतंत्र के अंदर एक भारतीय के, राजस्थानी के चुनाव लड़ने की जो पात्रता है उसको चुनौती दी। उसको जनता ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, तुमको जनता को जानना होगा। आज वो नहीं कह सकते कि मैं नहीं जानता। तो यह जो जनता ने उनको बताया कि व्यक्ति गरीब हो सकता है, व्यक्ति आपसे कम ताकतवर हो सकता है, व्यक्ति आपसे कम पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर तो अंबानी और अंबिका लाल का वोट बराबर है। तो इसलिए इसको जनता ने बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने सबक सिखाया। ऐसा कोई संदेश जो आप साधना न्यूज के दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, साधना न्यूज के प्रति बहुत बरसों से मन के अंदर इज्जत है, क्योंकि साधना ऐसे विषयों का प्रचार करती रही है जो मानवता और मानव धर्म से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से साधना के ऊपर इंटरव्यू देना, आपसे मिलना एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि साधना में ये कल्पना नहीं कर सकते कि किसी कोई ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू दिखाए जो कि अपराधी हो और उसकी तलाश हो रही है। यही साधना की विशेषता है और साधना को साधना बहुत कठिन है। बिल्कुल, हम लोग साधने में लगे हुए हैं, ये साधना है। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार सर आपका और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका खास मुलाकात में थोड़ा समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ खास मुलाकात कार्यक्रम में हमने जो शख्सियत से आपको मिलवाया, उनकी जीवनी तो आपने बहुत अच्छे से जान ली और आप ये जीवनी, ये जीवन में जो इनका परिचय हमने दिया है वो अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। क्योंकि अगर जीवन में आपको सफल होना है तो संघर्षों की सीढ़ियां तो चढ़नी ही होगी, ऐसे ही जो है सफलता प्राप्त नहीं होती है। और आपने देखा कि किस तरीके से अगर भारत को विकसित बनाना है, हमें हमारी सोच को बदलना होगा और वो ही सबसे ज्यादा जरूरी है। आज विधायक गोपाल शर्मा जी ने खास मुलाकात कार्यक्रम के जरिए सभी दर्शकों को यही संदेश दिया है। आगे भी हम आपको ऐसी ही शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।